नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम भूगोल की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने तीसरा अध्याय पढ़ना शुरू किया था, जिसका नाम था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इंटीरियर ऑफ अर्थ में अब तक हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब तक हम 4 टॉपिकों की बात कर चुके हैं। हमने क्या डिस्कस किया है, तो देखिए, सबसे पहले हमने सामान्य परिचय पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने जाना कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। फिर हमने अलग अलग परतों का अध्ययन किया, डिफरेंट डिफरेंट लेयर को हमने स्टडी किया। फिर हमने आगे जाकर के मेजर डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस किया, अर्थात प्रमुख असंबद्धताओं का अध्ययन किया। और कल की क्लास में हमने अलग अलग स्रोत पढ़े, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया। हमने देखा था कि 2 प्रकार से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। 2 अलग अलग साधन हैं। एक है प्रत्यक्ष साधन, जिसे हम डायरेक्ट सोर्स कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष साधन, जिसे हम इनडायरेक्ट सोर्स कहते हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट सोर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, तो डायरेक्ट सोर्स में हमने पढ़ा दोस्तों कि प्रत्यक्ष साधन डायरेक्ट सोर्स में सबसे पहले आता है वोल्केनो। अच्छा, एक करेक्शन कर लीजिएगा, आपका जो पीडीएफ हमने शेयर किया है उसमें वोल्केनो गलती से अप्रत्यक्ष में चला गया है, वो एक्चुअल में प्रत्यक्ष में आएगा। ठीक है, तो अभी जब हम दोबारा आपको पीडीएफ देंगे तो हम वो करेक्शन करके आपको देंगे। हमने वोल्केनो को डिस्कस किया और हमने देखा कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, इसी लावा का अध्ययन करके हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिली है, हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ की इंफॉर्मेशन मिली है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वोल्केनो के बाद, हमने वोल्केनो के बाद जाना उल्का के बारे में, कि जो मेटेरॉइड होते हैं इनके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में चाहे वो पृथ्वी हो या दूसरे जितने भी खगोलीय पिंड हैं, उन सभी के निर्माण की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। इनिशियली वो सभी मिलकर के, वो सभी प्लेनेस्टिमल से मिलकर के बने हुए हैं। शुरुआत में सभी ग्रहाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि अगर एक उल्का के कोर में जाने पर हमें कोई पर्टिकुलर मास पार्टिकल मिलता है, तो वैसे ही कुछ हालात जो हैं वो पृथ्वी के भी होंगे। इसके बाद हमने जाना कि हमने माइनिंग भी की है, और माइनिंग के द्वारा साउथ अफ्रीका में जो पोनेंग माइन है वो लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक है। वो लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक है। ये छोटी सी बात हमने आपको बताई थी, याद रखिएगा कि किलोमीटर कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है। माइनिंग के बाद अगला जो हमने देखा वो है ड्रिलिंग। याद आ रहा है आपको, हमने कल चर्चा की थी ड्रिलिंग। और ड्रिलिंग 2 जगह हमने देखी थी। एक हमने देखी थी जो स्थलीय भाग में हुई है, जो लैंडमास में हमने ड्रिलिंग की है, और दूसरा हमने डिस्कस किया था समुद्र में, अर्थात ओशन में जो हमने ड्रिलिंग की है। हमने देखा है कि स्थलीय भाग में जो रूस और नॉर्वे की सीमा है, बेसिकली रशिया वाला हिस्सा ही है, वहां पर एक कोला डीप होल किया है हमने, कोला सुपर डीप होल। ठीक है, जिसकी गहराई लगभग 12.12 किलोमीटर है। फिर ओशियन में हमने देखा, तो ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया है, डीप सी ड्रिलिंग प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसी के तहत हमने सबसे शुरुआत की डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की। फिर हमने शुरू किया इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोग्राम। फिर हमने इसके बाद जो अभी हम चला रहे हैं उसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल ओशियन डिस्कवरी
प्रोग्राम। तो ये हमने अलग अलग प्रोग्राम देखे थे जो कि ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यहीं पर हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप सभी लोग भारत सरकार के डीप ओशन मिशन के बारे में पढ़ के आएंगे और एक शॉर्ट नोट बना करके आएंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। और जैसा मैं आप लोगों को जानता हूं, आप सभी लोगों ने यह काम जरूर किया होगा, बिकॉज बहुत अच्छे से, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं। तो डेली का होमवर्क आप निश्चित तौर पर डेली ही कर रहे हैं। एक सेकंड दीजिए, मुझे आपकी चैट सभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। तो हमने ड्रिलिंग के बारे में डिस्कस किया था कि हमने लैंड मास और ओशन में ड्रिलिंग की है। इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली है कि पृथ्वी में जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो किस तरह से तापमान, घनत्व, दाब, ये सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। किस तरह से टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सारी चीजें बदलती जाती हैं। फिर हमने इनडायरेक्ट सोर्सेस को स्टडी किया था, अप्रत्यक्ष साधनों को पढ़ा था। और इनडायरेक्ट सोर्सेस में हमने सबसे पहले तापमान की चर्चा की, टेम्परेचर की बात की। हम जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। इस तापमान के कारण क्या है? तो एक तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस आपको याद होगी, विभेदन की प्रक्रिया। दूसरा इसमें हम कहेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अर्थात रेडियोधर्मी पदार्थ। और एक हम इसमें यह कहेंगे कि प्रीमोर्डियल हीट है, या इसी को रेजिडुअल हीट कहा जाता है। हम ये कहेंगे आदिकालिक ऊष्मा है या आदिकालिक हीट है, जिसको हम अवशिष्ट ऊष्मा का नाम भी दे सकते हैं। मतलब इसके बाद तापमान के बाद तापमान में ही हमने देखा था कि जैसे आप 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। हालांकि यह कुछ समय तक के लिए होता है। इसके बाद तापमान के बढ़ने की जो दर है, जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की रेट है, वो कम होती जाती है। सारी चीजों को समझाता, रिकॉल कर पा रहे होंगे। तापमान के बाद फिर हमने डिस्कस किया घनत्व के बारे में, डेंसिटी। तो यहां पर भी हमें डिफरेंशिएशन अर्थात विभेदन को समझना होगा। विभेदन में हमने देखा था कि जितने भी हैवी मेटल थे वो नीचे की ओर आए और जितने भी लाइट मैटर थे वो ऊपर की ओर चले गए। भारी पदार्थ नीचे की ओर आ गए, हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आ गए। तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी में नीचे की ओर जाते हैं, जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा। और चूंकि डेंसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर ऊपर से प्रेशर अर्थात दाब भी बढ़ता जाएगा। प्रेशर भी नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब हम इनर कोर में पहुँचते हैं, जब हम आंतरिक कोर में पहुँचते हैं, तो वो सॉलिड अवस्था में दिखाई देता है। ठीक है, ये हमने प्रेशर की चर्चा की थी। फिर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया था और हमने जाना था कि हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है, यहाँ से ध्रुवों की दूरी पास में है, जबकि इक्वेटर से दूर है। यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादा ग्रेविटी, ध्रुवों पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और भूमध्य रेखा पर कम गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है। पोल पर हमें थोड़ा सा ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होता है, जबकि इक्वेटर के पास जो है वो हमें कम ग्रेविटी फील होती है। इसी के अलावा हमने चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी किया था, हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी जाना था। हमने देखा था कि पृथ्वी का जो आउटर कोर है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखने को कहा था हमने कि पृथ्वी का जो बाह्य कोर है ये लिक्विड है, ठीक है, फ्लूइड है। यहीं से जब ये घूमता है, जब ये स्पिन करता है, तो करंट जनरेट होता है और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो पृथ्वी को सौर विकिरण से बचाती है, जो अर्थ को सोलर रेडिएशन से बचाती है। तो इतनी बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को ये सारी बातें पता होंगी। ठीक है, होप आई एम पर्टिकुलरली क्लियर विद दिस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब एक सोर्स जो सबसे बड़ा सोर्स है, हमें उसकी चर्चा करनी है। और सबसे बड़ा जो सोर्स है पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का, वह है भूकंपीय तरंग है, वह है सीज्मिक वेव्स। तो अब अगर हमें भूकंपीय तरंगों को समझना है तो पहले हमें भूकंप को समझना होगा, तभी हम भूकंपीय तरंगों को समझ पाएंगे। तो अब एक अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा ही बचेगा, बाकी अर्थक्वेक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और यहीं पर हम करंट अफेयर्स की बात भी करेंगे कि जो तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था उसका कारण क्या था और कैसे वो हमारे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और आगे जब हम महाद्वीप और महासागरों का वितरण पढ़ेंगे, जब हम कॉन्टिनेंट और ओशियन के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, तब हम और डिटेल में ये समझ पाएंगे और गहराई से हम ये समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान देंगे आप सभी लोग दोस्तों। और अब हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक, चलिए तो अब दोस्तों हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं इन बातों को। तो सर क्या क्या पढ़ना है, पहले हम ये डिस्कस कर लें। तो अर्थक्वेक के बारे में सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे कि भूकंप क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसको किस तरह से मापा जाता है, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। फिर हम भूकंप की आवृत्ति को डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अक्यूरेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरी पृथ्वी पर एक जैसे भूकंप आते हैं, और अगर पृथ्वी पर बड़े भूकंप आते हैं तो वो खास तौर पर किन क्षेत्रों में आते हैं। यहीं पर हम रिंग ऑफ फायर की चर्चा भी करेंगे, यहीं पर हम अग्नि वलय की चर्चा भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें भूकंप के प्रकारों का अध्ययन करना है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक को पढ़ना है। भूकंप के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे हाल ही में जो तुर्की और सीरिया विच इज तुर्की हो गया है, अब तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहलाता है, वो प्लेट विवर्तनिकी भूकंप कहलाता है। तो होता यह है कि जब ये शब्द हम सीख जाते हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो अगेन इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो भूकंप के प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे और आप सभी को कोशिश करना है कि जब भी किसी भूकंप के बारे में लिखें उसके प्रकार को जरूर मेंशन करें, उसके टाइप को जरूर मेंशन करें। ठीक है, इसके बाद हम भूकंप के प्रभावों का अध्ययन करेंगे, हम इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़ेंगे, फिर हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे आखिरी में हमें सीज्मिक वेव को स्टडी करना है, जो हमारा मूल टॉपिक था। और सीज्मिक वेव को पढ़ने के बाद हम उसे दोबारा से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जोड़ेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ से कनेक्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे भूकंपीय तरंगों के द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिली है, इंटीरियर ऑफ अर्थ की इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना जो पूरा ध्यान है वो मेरी तरफ केंद्रित करें और बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य परिचय की, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। ठीक, तो दोस्तों जब हम भूकंप की बात करते हैं, अर्थक्वेक की बात करते हैं, तो इसका एक बहुत सीधा सा मतलब ये निकलता है कि पृथ्वी का कंपन। ठीक है, एक बहुत सीधा सा पृथ्वी, या फिर हम कहें भूमि का कंपन, शेकिंग ऑफ लैंड। ठीक है, यही मतलब निकलता है ना, भूमि का कंपन मतलब भूकंप, अर्थात शेकिंग ऑफ लैंड। अब इसको एक्चुअल में अगर आप परिभाषा देंगे तो परिभाषा कुछ ऐसी निकलती है कि पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं या पृथ्वी के जो आंतरिक बल हैं, उसकी वजह से जब
स्थल मंडल में कंपन होता है तो इसी को हम भूकंप कहते हैं। दोस्तों, अर्थ के जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से जब लिथोस्फेयर में शेकिंग होती है तो उसी को हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं। तो अगर मूल रूप से आप परिभाषा बना रहे हैं एग्जाम के लिए तो हम ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न स्थल मंडलीय कंपन। फिर से रिपीट करूंगा, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न स्थल मंडलीय कंपन, द शेकिंग ऑफ लिथोस्फियर ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर आपने यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है और यह शब्द है लिथोस्फियर। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोस्तों याद रखिएगा, जो भूकंप हैं, जो अर्थक्वेक हैं, वो हमेशा लिथोस्फियर में ही आते हैं, वो हमेशा स्थल मंडल में ही आते हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि स्थल मंडल का मतलब क्या है। तो आपको याद आना चाहिए कि सर स्थल मंडल का मतलब हुआ क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी, और क्रस्ट में जुड़ जाएगा अपर मोस्ट मेंटल अर्थात सबसे ऊपरी मेंटल। तो भूकंप कहां पर आएंगे? भूकंप हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्थल मंडल में आएंगे, हमेशा अर्थक्वेक लिथोस्फियर में ही आता है। और लिथोस्फियर में का मतलब क्या है? क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, भूपर्पटी और सबसे ऊपरी मेंटल। तो एक्चुअल में क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा है? तो मान लेते हैं ये पूरा हिस्सा लिथोस्फियर है। अब यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? सर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर रॉक पाई जाती है और मिट्टी की परतें पाई जाती हैं, सॉइल पाई जाती है। फिर लिथोस्फियर के नीचे क्या है? तो सर हमने डिस्कस किया था कि लिथोस्फियर के नीचे पिघली हुई चट्टानें हैं प्लास्टिक अवस्था में, ठीक है। यहां पर सर मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। और इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था? सर इसे हमने दुर्बलता मंडल का नाम दिया था, इसे हमने एस्थेनोस्फियर का नाम दिया था, जो किसका हिस्सा है? जो अल्टीमेटली मेंटल का हिस्सा है। अब याद करो, यहीं पर हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था कि जो हमारा स्थल मंडल है, जो हमारा लिथोस्फियर है, वो छोटे छोटे भागों में या छोटे बड़े भागों में टूटा हुआ है। और इन भागों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम लिथोस्फियर प्लेटें या स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। और लिथोस्फियर प्लेटों के नीचे क्या स्थित है? तो यहां पर सर पिघली हुई चट्टानें या प्लास्टिक अवस्था में चट्टानें हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो मैग्मा है इसमें लगातार गति हो रही है, कुछ इस तरह से। ये जो मैग्मा है इसमें लगातार गति हो रही है, कुछ इस तरह से। तो अब आप बहुत बेसिक लॉजिक लगाओ कि जैसे मान लो ये एक स्थल मंडलीय प्लेट है, ये एक लिथोस्फियर प्लेट है। इसके नीचे अगर मैं ऐसे ऐसे किसी चीज को घुमाऊं, इस तरीके से मैं किसी चीज को घुमाऊं, तो कुछ असर तो पड़ेगा इस पर, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा इसके ऊपर, बट नेचुरल सी बात है। तो जब यहाँ मैग्मा इस तरह से घूमता है तो ये जो चट्टानों के टुकड़े जिन्हें हमने लिथोस्फियर प्लेट का नाम दिया है, इनमें हलचल होती है, इनमें मूवमेंट होती है। और इसी हलचल की वजह से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। तो पृथ्वी पर भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? अर्थक्वेक पर भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण है प्लेटों की गति। प्लेटों की गति, मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फियर प्लेट। आप ये जरूर लिखेंगे कि पृथ्वी पर भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण, और भी कारण है पर सबसे बड़ा कारण है स्थल मंडलीय प्लेटों की गति, मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फियर प्लेट। आई विश आपको समझ में आया होगा कि किस तरह प्लेटों में गति होती है और किस तरह ये प्लेटें टूटी हुई हैं। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हाल ही में आपने देखा, रिसेंटली हमने देखा कि जो तुर्की और सीरिया वाला इलाका है, वहां एक बहुत बड़ा भूकंप आया
ऑलमोस्ट 7.8 मैग्नीट्यूड का रेक्टर स्केल का भूकंप वहां पर आया था। तो एक्चुअल में वहां पर सिचुएशन क्या है ये समझने की कोशिश करना। और भूकंप हमेशा भ्रंशों के किनारे पाए जाते हैं। जो अर्थक्वेक हैं वो हमेशा फॉल्ट के पास पाए जाते हैं। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? फॉल्ट का मतलब होता है जहां पर एक दरार हो, हल्की सी भी जहां पर एक दरार होती है उसको दरार को हम भ्रंश कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। तो दरारें कहाँ बन सकती हैं? मान लीजिए कि एक लिथोस्फीयर प्लेट ये है और ये दूसरी लिथोस्फीयर प्लेट है। तो अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये हमने ए मान लिया और ये हमने बी मान लिया। अब लिथोस्फीयर प्लेट का मतलब समझ गए ना आप? लिथोस्फीयर प्लेट को ऐसे समझो कि हमने पहले क्या किया, हमारे घर में मिठाइयाँ बनती हैं, आपके घर में मिठाइयाँ बनती होंगी, तो आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं कि एक बहुत बड़ा थाल लेती हैं पहले, तो उस थाल में पहले पूरी मिठाई बना ली जाती है। तो पहले वो मिठाई ना एक साथ होती है, बिल्कुल एक साथ होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको चाकू की सहायता से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। अभी भी आपको इसमें मिठाई नहीं दिख रही होगी, आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिख रहा होगा, ठीक है। पर इसको देखो, ये इस तरह से बांट दी जाती है। ओके, तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे ना कि जो मिठाई का छोटा टुकड़ा है वो बड़ी मिठाई के प्लेट का हिस्सा था। तो इसी तरह जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं वो बेसिकली एक बहुत बड़ा स्थल मंडल है, एक बहुत बड़ा लिथोस्फीयर है। तो यही लिथोस्फीयर छोटे छोटे भागों में टूट गया है और उन्हीं टूटे हुए भागों को हम लिथोस्फीयर प्लेट का नाम देते हैं। तो ये आप समझें कि जब दो स्थल मंडलीय प्लेटें अलग जाएंगी, जब दो लिथोस्फीयर प्लेट अलग जाएंगी तो यहां पर दरार आ जाएगी। एक ऑप्शन ये भी है कि एक प्लेट इस तरह गति करे और दूसरी प्लेट इस तरह गति करे, तब भी यहां पर दरार आ जाएगी। और मान लीजिए कि दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बहुत ज्यादा फोर्स से बढ़ रही हैं, एक्सट्रीम फोर्स बोल रहा हूं। अगर नॉर्मल आएंगी तो ज्वाइंट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स से बढ़ रही हैं, तो इससे भी क्या होगा? इससे भी आप देखें कई बार कि मान लीजिए ये दो चीजों की मैंने टक्कर करवाई, ये और ये मैंने टक्कर करवाई, तो पहले तो ये ऐसे फोल्ड होंगे, लेकिन एक समय के बाद एक हिस्सा ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो बीच में आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ बीच में यहाँ दरार आ जाएगी। कुछ ऐसे समझो कि जैसे मानो पहले मैंने दो चीजों की टक्कर करवाई, तो पहले ऐसे टक्कर होगी, फिर ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, पर हल्का सा एक आध हिस्सा ऊपर नीचे भी होगा, जिससे दरार भी आएगी, जिससे फॉल्ट भी बनेगा। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए ना, तो जो चीजें आमने सामने भी आती है उनमें भी दरार हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि दो लोग अगर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो एक्सट्रीम प्यार भी नहीं होना चाहिए, उसमें नोक झोंक गुस्सा ये सब कुछ होना चाहिए। हर चीज़ की जो अति होती है, एक्सट्रीम होती है ना, वो हमेशा बुरा होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम कोई भी चीज़ का होना सही नहीं है। गौतम बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो हमने ये समझ में आया कि सर ये जो दरार होती है इसी को हम फॉल्ट कहते हैं, और जो अर्थक्वेक है वो भी भ्रंशों के आसपास पैदा होते हैं, फॉल्ट के आसपास पैदा होते हैं। और फॉल्ट कहाँ पर आता है? जहां दो स्थल मंडलीय प्लेटें अलग हो रही हो, दो स्थलीय मंडल प्लेटें एक दूसरे के सामने इस प्रकार की गति कर रही हो, या दो स्थल मंडलीय प्लेटें बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हो। अब अभी मैंने किसी का नाम नहीं दिया आपको, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये हर एक फॉल्ट का एक नाम होता है जो हमें आगे के टॉपिक में, अभी बस मैं आपको कहानी सुना के यहाँ छोड़ दूंगा, ठीक। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने दो बातें बताई। क्या क्या बताया? हमने आपको बताया कि भूकंप का कारण है प्लेटों की गति, ठीक है सर। दूसरा आपने बताया भ्रंश अर्थात फॉल्ट। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हाल ही में आपने देखा कि तुर्की और सीरिया में एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया। तुर्की और सीरिया में एक बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया। अब इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ। ओके, इस प्लेट से, हाँ, इस डायग्राम समझिए आप, देखिए ध्यान दीजिए। जब आप तुर्की और सीरिया वाले रीजन को देखते हैं तो ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है अर्थक्वेक को लेकर के।
यहाँ पहले भी बहुत बड़े बड़े भूकंप आ चुके हैं, यहाँ पहले भी बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं। और इस बार जो भूकंप की शुरुआत हुई तो तुर्की में एक जगह है गेजियनटेप, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर ये भूकंप आगे बढ़ा, कुछ क्षेत्रों में और भी भूकंप आया। तो एग्जैक्ट रीजन क्या है, देखिए यहां पर ना, जहां पर ये भूकंप आया है वहां 3 अलग अलग स्थल मंडलीय प्लेटें आकर के मिलती हैं, वहां पर 3 लिथोस्फीयर प्लेट आकर के मिलती है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये भटा कलर से, इसे कहा जाता है एनाटोलियन प्लेट। क्या कहा जाता है? एनाटोलियन प्लेट। ये जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं नीले नीले कुछ लाइट ब्लू कलर से, ये है अफ्रीकन प्लेट। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है अरेबियन प्लेट। तो अगर मैं इस प्रकार से एक डायग्राम को ड्रॉ करूं, जैसे यहां पर मैंने एक प्लेट बना ली, तो ये होगी एनाटोलियन प्लेट जो इस तरह से गति कर रही है। यहां पर एक प्लेट कौन सी है सर? अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। और यहां पर एक प्लेट कौन सी है सर? यहां पर एक अरेबियन प्लेट है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक तो ये ट्राई जंक्शन हो गया जहां पर 3 प्लेटें आपस में आके मिल रही हैं। ये प्लेट इस तरह जा रही है, इस तरह मूव कर रही है। अफ्रीकन प्लेट इस तरह मूव कर रही है, अरेबियन प्लेट भी इस तरह मूव कर रही है। तो अब हुआ ये कि ये जो अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट हैं ये तो इस तरह गति करते रहे, ऊपर की ओर जाते रहे, लेकिन जो एनाटोलियन प्लेट है वो खिसक गई। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक प्लेट थोड़ा सा आगे हो गई जबकि एक प्लेट थोड़ा सा ऊपर हो गई। ओके, इसी को स्ट्रिक स्टाइप फॉल्ट कहते हैं, जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। और फिर मैं आपको तुर्की और इसके बारे में जितने भी स्टेटमेंट बन सकते हैं भूकंप के थोड़ी फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए एनाटोलियन प्लेट आगे आ गई, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट ऊपर तो जा ही रही हैं। तो जैसे ये हल्का सा आगे आएगी अल्टीमेटली क्या होगा? चट्टानें विखंडित होंगी, जो रॉक है उसमें डिसइंटीग्रेशन होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। और जो गेजेनटेप वाला इलाका है यहां पर 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। अब ये क्या होता है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल हमें ये पता चलता है अब तक के डिस्कशन से सर कि अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप का अर्थ क्या है। हमें यह भी समझ में आया कि भूकंप आने का कारण क्या है, रीजन क्या है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश भी की है। अब इसी तरीके से जब हम हिमालय पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम देखेंगे कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप इसलिए आते हैं कि यहां पर यूरेशियन प्लेट है इस तरह से, और यहां पर इंडियन प्लेट है इस तरह से, और दोनों बहुत फोर्सफुली एक दूसरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से यहां भूकंप आते हैं, जिस वजह से यहां पर अर्थक्वेक आते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश भूकंप उसी जगह पर आएंगे जहां पर भ्रंश पाया जाता है, मैक्सिमम अर्थक्वेक वहीं पर आएंगे जहां पर फॉल्ट पाया जाता है? बिल्कुल कह सकते हैं सर, जहां जहां भ्रंश होगा, जहां पर ये भूकंप आया है तुर्की और सीरिया वाला, वहां पर एनाटोलियन फॉल्ट पाया जाता है, पूर्वी एनाटोलियाई भ्रंश पाया जाता है, ईस्टर्न एनाटोलियन फॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी सर? एक तो हमने परिभाषा पढ़ ली, हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, हमने कारण की चर्चा भी कर ली, और हमने सीरिया और तुर्की वाला उदाहरण भी डिस्कस कर लिया। ये 3 चीजें हमने पढ़ ली। कारण कितने हैं? 2, प्लेटों की गति, मूवमेंट ऑफ द प्लेट, और अगला है भ्रंश की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फॉल्टिंग। ठीक है, परिभाषा आपको याद होगी। पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण स्थल मंडलों का कंपन, ठीक है, शेकिंग ऑफ लिथोस्फीयर ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब सवाल ये अगला पैदा होता है कि सर हम भूकंप का मापन कैसे करते हैं, हम इसे मेजर कैसे करते हैं? ध्यान देंगे इस चीज पर। तो भूकंप का मापन करने के लिए हम 2 चीजों का सहारा लेते हैं। एक है
मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, जिसे हम भूकंप की तीव्रता कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। और दूसरा होता है इंटेंसिटी, जिसे हम आघात की गहनता कहते हैं। मैग्नीट्यूड को एक और शब्द दिया जाता है परिमाण, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है ऊर्जा, एनर्जी। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब अर्थक्वेक आया तो वहां से कितनी ऊर्जा निकली। जैसे मान लीजिए कि ये एक इलाका है और यहां पर भूकंप आया, तो यहां पर जब भूकंप आया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी ऊर्जा यहां से निकली, इसी को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं उनके मैग्नीट्यूड को मापने के लिए हम एक पैमाने का उपयोग करते हैं, और वो पैमाना है रिक्टर स्केल। याद रखिएगा, जो रिक्टर स्केल है वो एक मापक यंत्र नहीं है। इट इज नॉट द मेजरिंग इट इज नॉट द मेजरमेंट इक्विपमेंट। ये मापता नहीं है, ये स्केल है, ये दर्शाता है चीजों को, ठीक है। मापन आप दूसरी चीज से करेंगे, ये बताता है कि कितना भूकंप आया। तो रिक्टर स्केल का जो मान होता है वो सामान्यतः 1 से 10 तक होता है, और कहा जाता है कि जो भी भूकंप 5 रिक्टर स्केल से ऊपर का है वह हमेशा घातक होता है, वो हमेशा बुरा होता है। और कितने का भूकंप आया था सीरिया तुर्की में? 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। रिक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा अलग अलग एग्जाम में बनता है, आप उठा के देखिएगा एक बार। और प्रश्न बड़ा सीधा बनता है कि बताइए भूकंप के तीव्रता, हमेशा इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, हमेशा इंग्लिश में पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल। भूकंप की तीव्रता को निम्नलिखित में से किस स्केल के द्वारा मापा जाता है? तो जवाब देंगे रिक्टर स्केल। इसका मान 1 से 10 तक होता है, और 5 से ऊपर के जितने भी भूकंप होते हैं वो घातक होते हैं, वो बहुत डैमेज करने वाले भूकंप होते हैं। फिर दूसरा है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नुकसान कितना हुआ, कितना डैमेज किया। और आघात की गहनता के लिए हम मरकॉली स्केल का इस्तेमाल करते हैं, हम मर्केली स्केल का प्रयोग करते हैं, और इसका जो मान है वो 1 से 12 तक होता है, 1 से लेकर के 12 तक होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब इंटेंसिटी की बात आएगी, जब इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक या इंटेंसिटी ऑफ शेकिंग की बात आएगी तो उसे हम मरकॉली स्केल से नापेंगे, और जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो उसे हम रिक्टर स्केल से मेजर करेंगे। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, यहां से सवाल बनते हैं दोस्तों। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि मैग्नीट्यूड, रिक्टर स्केल, इंटेंसिटी, मर्केली स्केल। मैग्नीट्यूड, रिक्टर स्केल, और अगर आपसे पूछे इंटेंसिटी, दैट इज मर्केली स्केल, ठीक है। ये प्लीज आपने याद रखना है, ठीक है सर। हमने मापन भी पढ़ लिया, अब हमें कुछ शब्दों को पढ़ना है, हमें कुछ वर्ड को डिस्कस करना है, ठीक है। कुछ वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, कुछ शब्दों का अध्ययन अब हम करेंगे। तो ध्यान देंगे कौन कौन से शब्द पढ़ना है। इसमें 2 शब्द हैं, जब भी हम भूकंप के बारे में सुनते हैं तो एक शब्द हमेशा इस्तेमाल होता है फोकस, या इसी को हाइपो सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा शब्द जो हम सुनते हैं वो होता है एपी सेंटर, एपी सेंटर, ओके। फोकस को हम उद्गम कहते हैं और एपी सेंटर को हम अधिकेंद्र कहते हैं। पर आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसे आप इंग्लिश में ही याद रखिए, हिंदी में याद रखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। 2 शब्द हैं, एक वर्ड है फोकस जिसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, और दूसरा शब्द है एपी सेंटर जिसे अधिकेंद्र भी कहा जाता है। क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत
इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। जब आप प्रश्न लगाएंगे ना जा करके, तो बड़ा आपको चीजें सीखने मिलेंगी कि कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि ये एक स्थल मंडलीय प्लेट है, ये एक लिथोस्फीयर प्लेट है, और हम ये मान के चलते हैं कि यहां से भूकंप की शुरुआत हुई। लेट्स अज्यूम यहां से भूकंप की शुरुआत हुई। तो जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, इस स्थान को कहा जाता है फोकस। इस स्थान को क्या कहा जाता है? फोकस, उद्गम या केंद्र। ठीक है। अब जब यहां पर भूकंप आया तो इसका पहला इंपैक्ट कहां पड़ेगा? सर, इसका पहला इंपैक्ट इसके बिल्कुल ऊपर पड़ता है, 90 डिग्री के एंगल पर। 90 डिग्री के एंगल पर इसका पहला इंपैक्ट पड़ेगा, और ये जो हिस्सा कहलाता है, इसे हम कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है। अब तो इसके प्रश्न क्या बनते हैं? प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। सिंपल कंसेप्ट है, जहां से भूकंप की शुरुआत हुई उसे हम फोकस कहेंगे, जहां पर भूकंप का पहला इंपैक्ट हुआ उसे हम एपिसेंटर कहेंगे। सिंपल है। ठीक है। जैसे मान लो यहां से अर्थक्वेक की शुरुआत हुई, यहां से, लेकिन इसका पहला इंपैक्ट मुझे यहां पड़ा, यहां पड़ा, तो यहां पे शुरुआत है तो ये फोकस है, और जहां मुझे इंपैक्ट हो रहा है तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? एपिसेंटर कहलाएगा। स्पष्ट है? अब प्रश्न क्या आएंगे? प्रश्न ये पूछता है कि सबसे पहले भूकंप कहां पर महसूस किया जाता है? तो जवाब होगा एपिसेंटर पर। दूसरा प्रश्न पूछेगा फोकस के सबसे नजदीक क्या होता है? विच पार्ट इज नियरेस्ट टू द फोकस? जवाब क्या होगा? एपिसेंटर। तीसरा प्रश्न पूछेगा फोकस और एपिसेंटर के बीच में कितना कोण होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, एग्जैक्ट ओवरहेड होता है। ठीक है। अगर यहां फोकस है तो यहां पर एपिसेंटर बनेगा। तो एक बार ध्यान देते हैं, डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये चीज देखिए, यहां पर भूकंप की शुरुआत हुई, ये फोकस है, यहां पर पहली बार फील हुआ, ये एपिसेंटर है। क्लियर है? फोकस मतलब भूकंप की शुरुआत, एपिसेंटर मतलब जहां पर पहला इंपैक्ट होगा। स्पष्ट? चलिए, अब इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब इसमें क्या रह गया है? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है कि कहां पर भूकंप किस तरह से आते हैं, फिर हम इसको पीपीटी में देखेंगे। ओके। शब्दावली। शब्दावली के बाद जो आखिरी पॉइंट हमारा इसमें बचता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। चलिए, तो अब हम वितरण की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर दोस्तों हर मिनट में, पृथ्वी पर हर मिनट, ईच मिनट कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? लेकिन हमें खबर सुनने नहीं मिलती, हमें पता ही नहीं पड़ता सर हर मिनट भूकंप आ रहा है, इतनी खबरें नहीं मिलती। समझे? हर मिनट ये जो भूकंप आ रहे हैं ना, इनकी इंटेंसिटी 1 से 3 या 2 के बीच में होती है। तो इतने इतने हल्के भूकंप हैं, ये इतने हल्के भूकंप हैं कि शायद इनका एहसास भी नहीं होता बड़े स्तर पर पृथ्वी पर हर मिनट में भूकंप आता है। लेकिन बड़े जो भूकंप हैं, जिनकी इंटेंसिटी 7 या 8 के आसपास होती है, ऐसे भूकंप 1 या 2 साल में आते हैं, 1 या फिर 2 ईयर्स में आते हैं। और हाल ही में ऐसा भूकंप कहां पर आया? तुर्की और सीरिया में आया, जहां 7.8 रेक्टर स्केल के भूकंप को महसूस किया गया, 7.8 की तीव्रता के भूकंप को महसूस किया गया। तीसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक उसी जगह पर आएंगे जहां प्लेटें हैं, जहां प्लेटें या तो आपस में टकरा रही हैं या फिर प्लेटें दूर जा रही हैं। जहां पर भी प्लेटों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि होगी, जहां पर भी लिथोस्फीयर प्लेट के बीच में कोई भी मूवमेंट होगा, वहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे, वहीं पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे। और जहां जहां पर प्लेटों के बीच में गति होती है, वहां भ्रंश का निर्माण जरूर होता है, वहां फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भ्रंश के सहारे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जो फॉल्ट है, फॉल्ट के सहारे मैक्सिमम अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, सर्वाधिक भूकंप
आते हैं। तो इसी हिसाब से एक जगह है हमारी पृथ्वी पे, उस जगह को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, उसे अग्नि वलय कहा जाता है। कहाँ पर है ये मैं आपको मैप में एक बार दिखाता हूँ। रिंग ऑफ फायर एक जगह है जिसे हम अग्नि वलय का नाम देते हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर दो तीन प्लेटें आपस में आकर के मिल रही हैं, कुछ प्लेटें दूर जा रही हैं, तो एक ऐसी जगह क्रिएट होती है। ये पूरा इलाका प्रशांत महासागर में, ये पैसिफिक ओशियन में है, ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ देखेंगे तो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर के एशिया, फिर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये प्रशांत महासागर की प्लेट है, ये पैसिफिक ओशियन की प्लेट है जो लगातार इन सब में टकरा रही है, जिस वजह से ये जो पूरा किनारे का हिस्सा है, यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। मैक्सिमम अर्थक्वेक और मैक्सिमम वोल्केनो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे, इस रिंग ऑफ फायर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम महाद्वीप और महासागरों का वितरण पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैंने आपको ये बताया कि जहां जहां पर प्लेटों के बीच में गति होगी, या तो प्लेटें पास आ रही हों या तो प्लेटें दूर जा रही हों, और जहां जहां पर भ्रंश बनेगा, फॉल्ट बनेगा, वहीं पर सर्वाधिक भूकंप आएंगे, वहीं पर मैक्सिमम अर्थक्वेक का अकरेंस होगा। और ऐसा सबसे ज्यादा होता है अग्नि वलय के पास, रिंग ऑफ फायर के पास, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यहाँ प्रशांत महासागर की प्लेट पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है वो चार अलग अलग प्लेटों से टकरा रही है। ये जो हिस्सा है ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो हिस्सा है यूरेशियन प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और यह है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये आपस में, और ये है पैसिफिक ओशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये आपस में टकरा रही हैं। और इनके किनारों पर आप देख सकते हैं कि भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक रीजन है। तो ये इतनी बातें हमने पढ़ ली। चलिए एक बार पीपीटी से आपको सारी बातें दिखाते हैं, फिर हम प्रभावों का अध्ययन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से पीपीटी से सारी बातें देख लेते हैं। देखें, ध्यान दें, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊर्जा से उत्पन्न तरंगों द्वारा कंपन, शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर। कारण आपको बताया, भ्रंशन और प्लेटों की गति। शब्दावली में फोकस या अवकेंद्र, वह स्थान जहां से भूकंप की शुरुआत होती है या ऊर्जा निकलती है, उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र का अर्थ क्या है, भूतल पर वह स्थान, ये भूतल पर होता है, सरफेस पर होता है, वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस वेयर सीज्मिक वेव्स आर फर्स्ट फेल्ट। अवकेंद्र के ठीक ऊपर होता है, जस्ट अबव द एपिसेंटर, और अवकेंद्र के सबसे पास होता है, क्लोजेस्ट टू दी, सॉरी ये एपिसेंटर नहीं आना था, यहां पर आएगा फोकस, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, फोकस, जस्ट अबव दी फोकस, ओके। चलिए, भूकंप के मापन के लिए हमने बताया दो आधार हैं, एक है भूकंपीय तीव्रता, एक है भूकंपीय तीव्रता, और दूसरा है आघात की गहनता। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। रेक्टर स्केल पर क्या होता है दोस्तों, भूकंपीय तीव्रता का मापन करते हैं हम, मैग्नीट्यूड स्केल का के द्वारा हम रिएक्टर स्केल में नापते हैं, 0 से 10 तक मान होता है, और मर्केली स्केल के द्वारा हम आघात की गहनता का मापन करते हैं, ये एक इंटेंसिटी स्केल है। इंटेंसिटी स्केल हमेशा विजिबल डैमेज को बताती है और इसकी रेंज 1 से 12 तक है। कहां से है, 1 से 12 तक है, और रेक्टर स्केल की 0 से 10 तक है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, रेक्टर स्केल 0 से 10 पर है, जबकि जो मर्केली स्केल है वो 1 से
12 तक है। ठीक है, एक बार देखिए उसको ध्यान से, अच्छे से पढ़िए एक बार। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देखिए, जैसा हमने आपको बताया था कि 5 के ऊपर जैसे ही भूकंप जाता है ये स्ट्रांग बनने लगता है। यहाँ आप देखेंगे क्रैक वगैरह आने लग रहे हैं। 6 में तो आप घर की छज्जा गिरने लग रही है, 7 में पूरा घर टूटने लग रहा है, और 9 और 10 में तो मेजर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड स्केल है जो कि रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। फिर आवृत्ति के बारे में हमने बताया कि भ्रंश के पास ज़्यादा भूकंप आते हैं और हर मिनट पृथ्वी के किसी ना किसी भाग में भूकंप आता रहता है। फिर हमने रिंग ऑफ फायर को डिस्कस किया, हमने रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज यहाँ पर क्लियर होती जा रही होगी। एक मिनट, ओके, मुझे बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं? आपके चैट मुझे दिख रहे हैं पहली बार, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तनुजा, शॉर्ट नोट सबको बनाने हैं। अनामिका, अरुण, ठीक है, हेलो हेलो ऑल ऑफ यू, नितीश, हाँ बिल्कुल। तो मुझे पहले एक बात बताइए, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? ऑल गुड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगी, सभी की होगी। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल होगी। ओके, चलिए क्लियर है। ओके, अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि ऑल्दो अब कमेंट सेक्शन शुरू हो गया है, पर हमने ना क्लास में अब एक रिदम बना लिया है। हम लगभग 20-21 क्लास में आगे आ चुके हैं, तो हमारा भी एक रिदम बन चुका है और आपका भी एक रिदम बन चुका है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप पढ़ें तो अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखें, एयरफोन लगाएं और कमेंट ऑफ करके पढ़ें। जैसे ही क्लास ख़त्म होगी या जब भी मैं कोई टॉपिक ख़त्म करूँगा, मैं खुद आपसे पूछूंगा कि चलिए अब कमेंट में आइए और अगर आपको कोई समस्या है तो बोलिए। क्योंकि इसमें ना मुझे लगता है कि अगर हर बार मैं आपका कमेंट लूँगा तो आपकी क्लास का आधा घंटा सिर्फ कमेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम भी अपने बीच में एक समझौता कर लेते हैं, अपने बीच में एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि सर आप भी कमेंट नहीं देखेंगे और एज अ स्टूडेंट हम भी कमेंट नहीं देखेंगे। जब आप कहोगे कि सर अब मैं कमेंट देख रहा हूँ, तभी हम अपने फ़ोन उठा करके कमेंट देखेंगे। ये पता है ऑफलाइन क्लास वाला कल्चर होना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में क्या हमेशा आप बात करते रहते हो? जैसे मान लो आपके हम मैं पढ़ा रहा था, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता और अगर आप मैं पढ़ा रहा हूँ और आप क्या बात ही करते रहते, हेलो हाय कहाँ से हो, ये सब करते रहते? नहीं ना, तो वहाँ तो आप बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी चीज़ को हम मेंटेन करें। ऑलरेडी हमारी इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, तो दैट इज समथिंग कि हम अपने बीच में एक अग्रीमेंट करते हैं और इस अग्रीमेंट को हम दोनों फॉलो करेंगे। ठीक, चलो तो वापस आ जाइए, अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, कमेंट मैंने भी रख दिया, आप भी रख दीजिए। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से। यहाँ पर तो हमने रिंग ऑफ फायर की बात कर ली, यहाँ तक हमने टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब हमें पढ़ना है भूकंप के प्रकारों के बारे में, हमें टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक को डिस्कस करना है कि भूकंप आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, भूकंप के प्रकारों में जो सबसे पहला भूकंप है, जो सबसे ज्यादा आता है, इसे कहा जाता है विवर्तनिक भूकंप। इसे कहा जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो जब प्लेटों में गति की वजह से किसी भी प्रकार का भूकंप आएगा तो उसे हम टेक्टोनिक भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप का नाम देंगे। तो जितने भी भूकंप आते हैं उसमें 80 to 90% या ज्यादा ही मैं कहूंगा वो टेक्टोनिक ही होते हैं। तुर्की में भूकंप क्यों आया? सर वहां पर एक एनातोलियन प्लेट थी, वो इस तरह से जा रही थी, जबकि अफ्रीकन प्लेट
और अरेबियन प्लेट नॉर्थ की ओर जा रही थी। तो सर डिस्प्लेसमेंट हो गया रॉक का, जो चट्टाने हैं उनका विखंडन हो गया, जिस वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गई। जब भी चट्टान टूटेगी या अलग होगी तो वहां से एनर्जी तो रिलीज होना ही है, और वही एनर्जी अल्टीमेटली भूकंप लेकर के आती है, अर्थक्वेक लेकर के आती है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो विवर्तनिक भूकंप होते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अब भ्रंश तल समझ रहे हैं ना आप? जैसे मान लो ये दो प्लेटें हैं, तो यहां पर बीच में जो हिस्सा बन रहा है वो भ्रंश कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम भ्रंश बोलेंगे। तो भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। द मोस्ट कॉमन वन जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलोंग विद अ फॉल्ट। अगला है ज्वालामुखी भूकंप, वोल्केनिक अर्थक्वेक। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे भूकंप जो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से आते हैं। द अर्थक्वेक विच इज द रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। जैसे मान लीजिए कि एक जगह है जहां पर बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जैसे कि क्राकाटोआ में हुआ था। क्राकाटोआ एक आइलैंड है इंडोनेशिया में। तो क्राकातोआ बहुत बड़ा भूकंप वो आया था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कहा जाता है क्राकातोआ जब फटा तो क्राकातोआ कहां पर है? इंडोनेशिया में। इसकी आवाज तुर्की तक सुनाई दी थी, इतना तेज विस्फोट हुआ था। इसका जो मलबा है, इसका जो डेब्री है, वो 800 मीटर की ऊंचाई पर गया था। अब जब इतना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन होगा, जब इतना बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो बट नेचुरल सी बात है, कंपन तो होगा ही होगा, शेकिंग तो होगी होगी। इवन यहां पर जब हमारे, आप देखिएगा, मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन आपने डीजे को सुना है? अगर कई बार बहुत तेज डीजे हमारे गली से निकल जाता है ना, तो हमारे जो पूरा का पूरा घर के वो खिड़की दरवाजे हैं वो कांपने लगते हैं। तो जब डीजे की आवाज से हमारे खिड़की दरवाजे कांपने लगते हैं, तो क्राकातोआ जैसा ज्वालामुखी फटेगा जिसकी आवाज तुर्की तक आ रही है इंडोनेशिया से, तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा भूकंप आया। तो उससे एक बहुत बड़ा भूकंप आया। प्रॉब्लम भूकंप के साथ यह है कि जब जब भूकंप समुद्र में आता है और डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि समुद्र में एक बहुत बड़ी सुनामी का रूप ले लेता है। तो कहा जाता है कि क्राकातोआ ज्वालामुखी जब आया, उससे भूकंप आया। क्राकातोआ समुद्र के बिल्कुल पास है। तो उस भूकंप से हिंद महासागर में एक सुनामी आई, जिसकी ऊंचाई लगभग 16 मीटर के आसपास थी, विच इज वेरी ह्यूज। ओके, तो ऐसे भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है, वोल्केनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। फिर एक है नियात भूकंप, इसको कोलैप्स अर्थक्वेक भी कहा जाता है। ये मानव जनित है, कह सकते हैं। तो कई बार मान लीजिए कि हमने माइनिंग की, और हम माइनिंग करते करते हमने इस तरह माइनिंग शुरू की, और हम माइनिंग करते करते बहुत गहराई पर पहुंच गए। सर हमने 5 किलोमीटर की माइन खोद ली। अब इसके ऊपर तो एक परत होगी ना, आप इस तरह से अंदर खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, यहां तो ऊपर एक परत है ना। तो कई बार क्या होता है कि इसका जो आधार है वो खत्म हो जाएगा, और ये परत है ये धंस जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर एक भूकंप आएगा। तो खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। बहुत छोटा सा भूकंप होता है। इन द एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कॉजिंग द माइनर ट्रेमर्स। समझ पा रहे ना कैसे? आपने यहां पर एक, आप जैसे मान लीजिए कि ये एक चट्टान का टुकड़ा है, ठीक है, आपने यहां से माइनिंग करना शुरू किया। अब जैसे ही आप यहां से माइनिंग करना शुरू करेंगे, ये हिस्सा गायब होता चला गया। अब बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब इस चट्टान का आधार ही खत्म हो गया। तो ये क्या होगी? कोलैप्स होके गिर जाएगी। कुछ ऐसा समझो कि आपने घर बनाया, आपका मन हुआ कि चलो घर को खोदते हैं, आपने चारों पिलर को गिरा दिया, घर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब घर नीचे गिरेगा तो हल्का सा कंपन होगा, होगा ना, थोड़ा बहुत कंपन तो होगा। अब इसी को आप बड़े स्तर पर समझ लीजिए, इसी को आप बड़े लेवल पर समझ लीजिए कि ये कंपन कैसे बड़े स्तर पर क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब आप, एक बहुत बड़ी माइन है, वो माइन एकदम से नीचे गिर जाए तो वहां पर भी हमें कंपन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे भूकंपों को हम
नियात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। फिर है विस्फोट भूकंप। एक सेकंड दीजिए बस मुझे। हेलो, ठीक है। इसके बाद होता है विस्फोट भूकंप, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन हो जाता है। एग्जाम्पल, ऐसा देखा भी गया है। जब बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट किया जाता है तो उस जगह पर भूकंप के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं वो ऐसी जगह पर किए जाते हैं जहां पर प्लेटिक की गतिविधि ना हो, जहां पर प्लेटों की मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो जब भी विस्फोट से कोई भूकंप आता है तो उसे विस्फोट भूकंप या एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहा जाता है। बांध जनित भूकंप, रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, अभी ये बात प्रूफ नहीं हुई है और इस पर बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या बड़े बांध बनाने से भी भूकंप आ सकता है, क्या लार्ज डैम को क्रिएट करने से अर्थक्वेक आ सकता है। स्टिल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे भूकंप पहले भी आए हैं। महाराष्ट्र में एक भूकंप आया था, माना जाता है कि वो जो है वो डैम बनाने की वजह से आया था। कुछ भूकंप के झटके जो हैं वो हिमालय क्षेत्र में महसूस किए गए, वहां पर भी कहा गया कि ये डैम बनाने की वजह से आया है। पर अभी भी इस पर रिसर्च जारी है कि क्या वाकई में बड़े डैम बनाने से भूकंप आ सकता है, लार्ज रिजर्वियर बनाने से अर्थक्वेक आ सकता है। तो स्टिल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस। अब इसमें एक चीज और आप समझें कि इनका उपयोग कैसे करना है। देखो, इन सब के ना एनसीईआरटी पढ़ने का उद्देश्य मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि एनसीईआरटी का उद्देश्य है कि आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें और यहां से आप उन शब्दों को सीख करके जाइए जो आप अपनी आंसर राइटिंग में प्रयोग करेंगे। अब आपने तुर्की और सीरिया के भूकंप के बारे में लिखा, या आप मान लीजिए कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप के बारे में लिख रहे हैं, तो क्या उसमें हम एक लाइन ये ऐड नहीं कर सकते कि हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं वे सभी विवर्तनिकी भूकंप हैं। द अर्थक्वेक विच अकर इन द हिमालयन रीजन आर टेक्टोनिक अर्थक्वेक। हाल ही में तुर्की और सीरिया में विवर्तनिकी भूकंप आया था। रिसेंटली टेक्टोनिक अर्थक्वेक अकर इन दी तुर्की एंड सीरिया। एक छोटा सा वर्ड डाला है आपने और जब आप लिखेंगे तो इस वर्ड को हाईलाइट भी कर देंगे, तो ये इम्पैक्ट बढ़ाता है चीजों का कि ठीक है आपको ये पता है। एटलीस्ट जब आप ये शब्द इस्तेमाल करेंगे ना आगे जाकर के, डी गैसिंग हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, क्योंकि डी गैसिंग और डिफरेंशिएशन तो आज भी हो रहा है। ज्वालामुखी जब जब फटेगा तब तब ज्वालामुखी से गैसें बाहर निकलेंगी और पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों का बाहर आना डी गैसिंग कहलाता है। डिफरेंशिएशन आज भी हो रहा है। भारी धातुएं नीचे की ओर जा रही हैं, हल्की धातुएं ऊपर की ओर आ रही हैं, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग तो आज भी गर्म है ना, सिर्फ ऊपर का हिस्सा ठंडा हुआ है जो क्रस्ट वाला रीजन है, बाकी नीचे तो अभी भी पूरा गर्म है ना हिस्सा। ओके, तो इन शब्दों का इस्तेमाल हमें करना सीखना है, पुराने कंसेप्ट को हमें लेकर के आना है, उन्हें अप्लाई करना शुरू करना है। एनसीईआरटी या ज्योग्राफी का मतलब यूपीएससी में ये नहीं होता कि आप पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भूल जाइए, नहीं। हमेशा ये देखना है आपको कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं क्या इसका पुराने टॉपिक से कोई संबंध है, क्या ये लिंक कर रहा है पुराने टॉपिक से, कर रहा है तो किस प्रकार से लिंक कर रहा है। क्योंकि यूपीएससी जब सवाल बना करके आपके सामने पूछेगी तो वो सवाल एक डायमेंशन पर नहीं रहेंगे, वो निश्चित तौर पर अर्थक्वेक को अलग अलग चीजों से कनेक्ट करेगी। 3-4 टॉपिक आपस में जोड़ करके फिर वो आपके सामने सवाल रखती है, फिर उस सवाल का जवाब आपको देना है। और ये अप्रोच यूपीएससी दोनों में अपनाती है, प्रीलिम्स में भी ये अप्रोच अपनाती है और मेंस में भी ये अप्रोच अपनाती है। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, प्रकार भी हो गए। अब हमें प्रभावों को पढ़ना है, हमें इफेक्ट को डिस्कस करना है कि अर्थक्वेक के प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रभाव हैं, जैसे कि भूमि का हिलना। अब इन सबको समझाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, बस एक समझाने की जरूरत है, वो हम पढ़ेंगे। भूमि का हिलना,
शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, धरातलीय विसंगति, डिफरेंशियल इन द ग्राउंड सेटलमेंट। अब विसंगति का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि भूकंप से पहले, अर्थक्वेक से पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैदान हुआ करता था, एक प्लेन हुआ करता था। जैसे ही भूकंप आया, ये हिस्सा ऊपर नीचे हो गया, ये ऐसा हो गया, एक हिस्सा कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इसने क्या कर दिया? धरातलीय विसंगति को पैदा कर दिया, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। भूस्खलन आप जानते हैं, भूस्खलन क्या होता है? लैंड एंड द मड स्लाइड। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक मान लीजिए कि एक रोड है, रोड के ऊपर यहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है, भूकंप आया, ये कमजोर पहाड़ था, इस पूरा का पूरा ढह गया, तो इसे हम लैंडस्लाइड का नाम देंगे, ठीक है। सॉइल लिक्विफिकेशन, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, ये क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, सॉइल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, वहाँ एक टॉपिक आएगा, ठीक है। मृदा द्रवण, सिंपल भाषा में मिट्टी में है, पानी वगैरह भर जाता है, या मिट्टी जो है वो स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, पर भूकंप की वजह से उनका बॉन्ड कमजोर हो जाता है, ठीक है। फिर हिमस्खलन, एवलांस, बर्फ का एकदम से आ जाना, धरातलीय विस्थापन, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, धरातल का एक तरफ झुकाव, ग्राउंड लर्चिंग, बाढ़ व तटबंध के टूटने से बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकती है। जहां भूकंप आया वहां एक बहुत बड़ा डैम था, तो डैम टूटेगा तो फ्लड भी आएगी, आग भी लग सकती है, इमारतें टूट जाती हैं और ढांचे ध्वस्त हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स होते हैं, वस्तुओं का गिरना, फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत बेसिक है, लेकिन पता है ये काम कब आते हैं? कई बार जब हम पेपर लिखने में जाते हैं ना, और प्रश्न आ जाता है भूकंप के बारे में, तो दिमाग में नहीं आता कि क्या क्या प्रभाव है, एक दो तो आते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये चीजें आंसर राइटिंग के बहुत काम आती हैं। हमें सबका मतलब पता है, लेकिन हम लिख नहीं पाते क्योंकि वहां पर हमें याद नहीं आती। तो इसीलिए ना इनको एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलो अगला है सुनामी, इसको जरा पढ़ते हैं कि सुनामी कैसे आता है, क्या होता है। देखो, सुनामी इज नॉट अर्थक्वेक, पहले तो ये क्लियर रखें, सुनामी इज नॉट अर्थक्वेक, सुनामी भूकंप नहीं है, सुनामी इज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, सुनामी इज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। सुनामी भूकंप नहीं है, सुनामी भूकंप का एक प्रभाव है। सुनामी इज नॉट एन अर्थक्वेक, सुनामी इज रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अब इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा जो इलाका, ये हमारा स्थल मंडल हो गया, ठीक है, ये लिथोस्फीयर है और इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, और पानी भरा है, बहुत सारा पानी भरा है, मतलब हम क्या बोलेंगे इसे? महासागर बोलेंगे, मतलब हम इसे क्या बोलेंगे? ओशन बोलेंगे। तो लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में यहां पर भूकंप की शुरुआत हुई, ये क्या होगा? फोकस। यहां भूकंप की शुरुआत हुई तो सबसे पहला इंपैक्ट यहां होगा, क्या होगा? एपिसेंटर। अभी पढ़ा हमने, अगर यहां से भूकंप की शुरुआत हुई तो सबसे पहला इंपैक्ट बिल्कुल ऊपर होगा, जिसे हम एपिसेंटर कहेंगे। अब जैसे ही यहां पे भूकंप की शुरुआत होगी, पानी का विस्थापन हो जाएगा, पानी हल्का सा ऊपर नीचे हो जाएगा एकदम से, इस तरीके से। इतनी भी मूवमेंट अगर पानी में हुई तो इससे बहुत बड़ी लहरें उठेंगी, और इन जैसे जैसे ये लहरें शैलो वाटर में पहुंचती हैं, जैसे जैसे ये उथले पानी में पहुंचती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, और इनकी ऊंचाई 15 से 16 मीटर तक ऊंची हो सकती है, और इन्हीं ऊंची ऊंची लहरों को हम सुनामी का नाम देते हैं। ठीक है, सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र पर है। तो ये तो हमने डायग्राम में देखा, अगर समुद्र में भूकंप नहीं आएगा तो बट नेचुरल सी बात है, सुनामी नहीं आएगी। और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर only if the epicenter of the tremor is below oceanic water and the magnitude is sufficiently high. Tsunami are waves generated by the tremors and not an earthquake in itself. तो ये बात विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। सुनामी तभी आ सकती है दोस्तों जब भूकंप जो है कहां पर आया हो? समुद्र में आया हो।
भूकंप का अधिकेंद्र या केंद्र समुद्र में जब होगा, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक जब ओशन में होगा, और बहुत बड़ा भूकंप आएगा, 5-6 रिक्टर स्केल का भूकंप जब आएगा, तभी बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होंगी, तभी जाकर के एक बहुत ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, और इन्हीं ऊंची लहरों को हम सुनामी का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह से आती है। जैसे मान लीजिए कि यहां से फोकस है, अब फोकस यहां पर है तो इसका प्रभाव बिल्कुल ऊपर पड़ेगा, तो यहां पर अर्थक्वेक का एपी सेंटर हो गया, बहुत यहां से एनर्जी निकली, तो ये क्या करेगी, ये लहरों को उठाएगी। अब जैसे ये लहरें शैलो वाटर में पहुंचती हैं, उथले पानी में पहुंचती हैं, इनकी ऊंचाई और बढ़ जाती है। वेव्स गेट बिगर एज वाटर गेट शैलोअर, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि उथला पानी कहाँ पर मिलेगा, किनारों के पास, और हम कहाँ रहते हैं, समुद्र के किनारों के पास ही हम रहते हैं, जहां पर हमें उथला पानी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है। हम सीज्मिक वेव के बारे में अगले टॉपिक में, जब हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे, तो वहां हम भूकंपीय तरंगों को समझेंगे, वहां हम सीज्मिक वेव को समझेंगे। आज की क्लास में हमने भूकंप से जुड़े हुए 4 पॉइंट पढ़ लिए, सामान्य परिचय पढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिस्कस की, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़ा, और भूकंप के प्रभावों का अध्ययन किया। सीज्मिक वेव और वोल्केनो हमें अगली क्लास में पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, आप लोगों के कमेंट भी ले लेते हैं। ओके, मुझे बताइए कोई इशू है, कोई इशू है आपको? नहीं, ज्वार भाटा सुनामी का हिस्सा नहीं है। ये इंडिया में हुआ था। अभी जब हम देखेंगे तो इंडिया में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ठीक है, 2004 के आसपास एक सुनामी आई थी। उसका रीज़न यही था कि जो सुमात्रा इंडोनेशिया वाला रीजन है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, जिस वजह से इंडिया में सुनामी आई थी। ठीक है, ओके, मुझे बताइए कोई और इशू है आपको? ओके, नहीं, श्योर श्योर, टीम विल ब्लॉक हिम, डू नॉट वरी। यार ये ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्लास अब मंगलवार को होगा, हम मिलेंगे आपसे। सुनामी समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं एक बार आपको सुनामी फिर से समझा देता हूँ। देखो, बहुत सीधी सी बात है दोस्त, एक बार ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि ये समुद्री इलाका है पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा ओशियन वाला इलाका है, ठीक है, समुद्र का इलाका है। अब यहाँ पर एक भूकंप आता है, और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे एक प्लेट होगी। ये क्या है, लिथोस्फियर प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट। तो मान लीजिए कि यहां से भूकंप की शुरुआत हुई, इससे आप क्या कहोगे, फोकस। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर, इसे आप क्या कहोगे, एपी सेंटर। अब यहाँ पर भूकंप आ गया, तो जैसे ही समुद्र में भूकंप आएगा, समुद्र में भूकंप आएगा तो क्या होता है, पानी का विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो, जब भी भूकंप आएगा तो या तो कोई चट्टान ऊपर उठेगी या फिर कोई चट्टान नीचे जाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक चट्टान नीचे बैठ गई, तो क्या होगा, एकदम से पानी यहाँ पर दौड़ेगा इसको भरने के लिए, फिर वो उतनी ही गति से वापस भी जाएगा। तो जिस वजह से क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, और जैसे जैसे आप उथले पानी की तरफ जाओगे, इन लहरों की ऊंचाई बहुत बढ़ती जाएगी, हाइट बहुत बढ़ती जाएगी, और इन्हीं ऊंची लहरों को हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी भूकंप नहीं है, सुनामी जो है वो भूकंप का प्रभाव है। जब जब 5 या 6 रिक्टर स्केल से ज्यादा का भूकंप समुद्र में आएगा, तो उससे सुनामी पैदा होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी। और कोई डाउट है? प्लेटें क्यों खिसकती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक यही है दोस्त, जब हम जानेंगे कि जो हमारा
एस्थेनोस्फीयर है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। दुर्बलता मंडल जो है वो प्लास्टिक अवस्था में है, हल्का सा लिक्विड कह सकते हैं आप, तो उसकी वजह से प्लेटें खिसकती हैं, उसमें लगातार गति हो रही है। कुछ ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि ये दो प्लेटें यहाँ पर हैं, ठीक है, और इसके नीचे अगर कोई चीज ऐसे ऐसे घूमे तो क्या ये प्लेटें भी अलग नहीं होंगी? क्या इन प्लेटों में गति नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। ठीक है, ओके, क्लियर है? यहाँ पर आंसर राइटिंग के बारे में बताएंगे? नहीं, वो पूरी प्लेट है रिंकल जी, वो पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती है, उसे भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहा जाता है कंप्लीटली। ठीक है, ये मैं आपको कल बताता हूँ, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, पर कोई बात नहीं। बिल्कुल होते हैं गड्ढे, उन्हीं गड्ढों को हमने क्या नाम दिया है? भ्रंश। जो दरारें आती हैं उन्हीं दरारों को हमने भ्रंश नाम दिया है। ओके, सर प्लेट विवर्तनिकी से ही सब भूकंप क्यों आते हैं, ये पता कैसे चलता है? जहां पर भी भूकंप आता है फिर उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे तुर्की में भूकंप आया, फिर अध्ययन किया गया तो देखा गया कि वहां पर 3 प्लेटें हैं, एनोतोलिया प्लेट है, अरेबियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट है। तो जब देखा कि ये प्लेटें खिसक चुकी है, जिस वजह से यहाँ भूकंप आया, तो उसे विवर्तनिकी भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा गया। ठीक, हाँ, हमेशा 90 डिग्री पर होगा। गूगल उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए, तो अब कल आपसे मिलेंगे। होमवर्क आज के लिए मैं यही कहूंगा कि एक होमवर्क ले लो, छोटा सा होमवर्क है। आप 2 चीजें पढ़ के आना। पहला, आप तुर्की और सीरिया का अर्थक्वेक, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो, जो अलग अलग वीडियोस होंगे उसमें जानकारी एकत्रित करो। और दूसरा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, सेकंड जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, कि अब 2 चीजें पढ़ के आना, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। यहां पर भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। वीडियो देखना, पढ़ना मत, क्योंकि वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करती है ये। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप करके आना, ये आपका होमवर्क है। और मेक श्योर कल से हम दोबारा से अब मैपिंग शुरू करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था मैपिंग में, तो एक बार मैपिंग भी, तीसरा होमवर्क है आपको मैपिंग रिकॉल करना है। जो मैपिंग है वो आपको रिवाइज करना है, क्योंकि कल से हम दोबारा अगली क्लास से हम मैपिंग शुरू करेंगे। तो मैपिंग में अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने भूमध्य रेखा पढ़ लिया था, इक्वेटर की बात कर ली थी, मकर रेखा, हमने कैप्रिकॉर्न की बात कर ली थी, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा को हमने डिस्कस कर लिया था, हमने भारत के यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस कर लिया है। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, कर्क रेखा, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिस्कस करेंगे। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंगलवार को आपका टेस्ट होगा, ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो मंगलवार को हम यहाँ पर टेस्ट लेंगे। टेस्ट किस चीज का होगा वो भी मैं आपको बता दूं, कि जो पूरी यूनिट नंबर 2 है, मंगलवार को आपका टेस्ट है। जो यूनिट 2 है इसके ऊपर जो हमने इकाई 2 पढ़ी है, इस इकाई 2 का टेस्ट होगा, यूनिट 2 का टेस्ट होगा। तो ये होगा दोस्तों, ये आपका काम हो गया। तरंग के बारे में पढ़ के आइए, मैपिंग को रिवाइज कीजिए, और मंगलवार को जो टेस्ट होगा, और कर्क रेखा पढ़ के आना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मंगलवार के टेस्ट में मैं कर्क रेखा वाले सवाल पूछूंगा आपसे कि कर्क रेखा कहां कहां से जाती है, बिकॉज पहले मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। ठीक है, तो कर्क रेखा आप पढ़ के आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।